नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी मुखिया के घर पर 7 घंटे तक चली एनआईए की रेड। लाखों कैश और महत्वपूर्ण कागजात लेकर लौटी टीम। मिठनपुरा के आर्म्स तस्कर बबलू खान के घर पर भी एनआईए का छापा। घर का ताला तोड़कर टीम ने पूरे घर को किया सर्च, कई महत्वपूर्ण कागजात को किया जब्त। और संदिग्ध परिस्थितियों में मिली गला रेती हुई महिला, पुलिस जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पंचायत के मुखिया नंद किशोर यादव उर्फ भोला राय के घर पर सुबह 5 बजे से ही रेड करने पहुंची है। एनआईए की टीम ने करीब 7 घंटे तक गहन पूछताछ की और पूरे कागजात को खंगाला। कुढ़नी के मनकौली गांव में AK-47 मामले में मुखिया के घर पर एनआईए की रेड हुई। एनआईए की टीम कई महत्वपूर्ण कागजात और घर से बरामद करीब 10 लाख कैश अपने साथ लेकर गई है। कई घंटों तक चली एनआईए की रेड से इलाके में हड़कंप मचा रहा। मुखिया के घर पर कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। वहीं रेड को लेकर मुखिया नंद किशोर यादव उर्फ भोला राय ने बताया कि टीम उनके घर पर सुबह 5 बजे आई थी। AK-47 मामले में मुझसे पूछताछ कर रही थी। इस मामले में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। वहीं घर में कुछ कैश था जिसे टीम अपने साथ लेकर गई है, जिसका कागजात मांगा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर के मनकौली में शमशान से AK-47 मिला था। इस मामले में मुखिया भोला राय के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मामले में लगातार एनआईए की टीम जांच में जुटी है। मेरे यहाँ आई थी, जांच में आई थी। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, उनको कुछ शक था, विरोधी द्वारा बताया गया था जिनके यहाँ हथियार है, आम से ऐसा कुछ नहीं मिला और वो आए थे, जांच किए हैं, जांच करके चले गए। एक अत्याधुनिक हथियार की बात आ रही थी। नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं, कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। कितने देर तक टीम जांच की थी आपकी? ये 5 बज के कुछ मिनट में आए थे और 11 बजे चले गए। इस बीच में कुछ पूछताछ भी की थी? नहीं, कोई पूछताछ यही हुई थी जो वो 47 के बारे में, तो वो कहे कि हथियार जो है शमशान में मिला है, ऐसे बतलाए थे। आपको बात घर से कुछ लेके भी गए थे? नहीं, कुछ नहीं ले गए। यहाँ से कुछ बरामद हुआ? कैश? नहीं, कुछ नहीं, हल्का फुल्का कैश बरामद हुआ है। तो आम बात है, घर में हल्का फुल्का कैश रहवे करता है, उसका डॉक्यूमेंट्स कहे दे दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। टीम के द्वारा आगे क्या बोला गया? आगे क्या आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, नोटिस करेंगे, हमको बुलाएंगे। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना के 3 कोठिया स्थित हथियार तस्कर मंजूर खान उर्फ बबलू खान के आवास पर छापेमारी करने के लिए एनआईए व ATS के अधिकारी बुधवार की अहले सुबह 4 बजे ही पहुंच गए। मेन गेट के ग्रिल में बड़ा सा ताला बंद देखकर टीम ने स्थानीय वार्ड पार्षद के पति को बुलाया। फिर 2 मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान का ताला खोला गया। इसके बाद एनआईए व ATS के पदाधिकारी मकान के अंदर दाखिल हुए। बाहर में सुरक्षा के लिए पुलिस जवान व पदाधिकारी को बुलाकर तैनाती की गई थी। छापेमारी टीम ने बबलू खान के 3 मंजिले मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। करीब 10 घंटे तक टीम मकान के अंदर तलाशी व छानबीन करती रही। इस दौरान पार्षद पति लगातार मौजूद रहे। इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान या हथियार नहीं बरामद हुआ। आई कार्ड व पैसा लेन देन से संबंधित कागजात बरामद हुआ है। इसकी जब्ती सूची भी तैयार की गई है। एनआईए की टीम जब रेड करके बाहर निकली तो वीडियोग्राफी करके पार्षद पति की मौजूदगी में मकान में ताला लगाया गया। पार्षद पति बबलू पंडित ने बताया कि सुबह 6 बजे एनआईए की टीम की सूचना पर बबलू खान के घर पर पहुंचा। वहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान का ताला खोला गया। इसके बाद रेड की गई। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। टीम ने वोटर आई कार्ड, पैसा लेन देन से संबंधित कागजात समेत 7-8 डॉक्यूमेंट्स जब्त किया है।
इसके बाद टीम वापस लौट गई है। कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान लगातार मोहल्ले के लोगों की भीड़ गली के पास जुटी रही। टीम क्या क्या घर से जब्त की है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाते दिखे लोग। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि मिठनपुरा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते 7 अगस्त 2024 को उसके घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान पीछे वाले दरवाजे से 2 लोग फरार हो गए, लेकिन एक महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी पहचान बबलू खान की पत्नी सजदा खान के रूप में की गई है। उसकी निशानदेही पर घर से ही ईंट के ढेर में लाल रंग के कपड़े में छिपाकर रखे गए एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया था। साजदा ने पुलिस को बताया था कि भागने वाले में उसका पति मंसूर खान उर्फ बबलू खान व समीर खान था। हथियार बरामदगी को लेकर थानेदार राम इकबाल प्रसाद के बयान पर तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हम लोग वरीय पदाधिकारी द्वारा सूचना दिया गया था। हम लोग सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा थे। कितने देर से मतलब ये आप लोग हम लोग काफ़ी लंबे समय से खड़ा थे। हमारे यहाँ के सचिव साहब भी थे, हम भी थे। हाँ, सुबह से सर्च वगैरह हुआ है घर। अच्छा, ये आपके थाना में भी वांटेड है? मेरे थाना में वांटेड है, आर्मसेक में वांटेड है। अभी फरार है ना? फरार। इनकी पत्नी भी वांटेड थी क्या इसमें? वो न्यायिक हिरासत में है। अभी जेल में बंद है ना? न्यायिक हिरासत में है। बिहार के कई जिलों के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी एनआईए का सुबह से ही छापेमारी चल रहा है। नगर, मिठनपुरा और कुर्नी समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई आर्म्स तस्कर के घर पर एनआईए का छापा पड़ रहा है। और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके की 3 कोठिया में मौजूद है। ठीक हमारे पीछे यहाँ पर बबलू खान का ये आलीशान मकान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जाता है कि बबलू खान पर आर्म्स तस्करी का आरोप है और इस आरोप के बाद में कई आर्म्स तस्कर के घर पर एनआईए का रेड है। और रेड के दौरान में बबलू खान के घर पे कई कागजात को एनआईए की टीम ने जब्त किया है और सीजर बनाकर वो अपने साथ ले गई है। फिलहाल आधिकारिक कुछ भी बोलने से इनकार है इस मामले में। लोकल पुलिस के सहयोग से, मिठनपुरा पुलिस के सहयोग से सुबह से ही, सुबह 4 बजे से लेकर करीबन 1 बजे दिन तक ये छापेमारी चली है। इस दौरान कई कागजात, डॉक्यूमेंट्स, जमीन के पेपर और आधार कार्ड वगैरह को एनआईए ने जब्त किया है। बताया जाता है कि बबलू खान अभी फरार है। उनकी पत्नी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आर्म्स एक्ट का पहले ही उन पर मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उनकी पत्नी अभी भी जेल में बंद है। उनका साला भी जेल गया था इस मामले में। और फिलहाल बबलू खान जो है वो फरार है। बताया जाता है कि अत्याधुनिक हथियार मामले में ये छापेमारी हुई है और जो हथियार सप्लाई का भी इन पर आरोप है। फिलहाल वो फरार है और वार्ड पार्षद पति के मौजूदगी में घर का ताला तोड़वाया गया और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। इस दौरान ताला तोड़वाकर घर में एनआईए की टीम अंदर प्रवेश की और पूरे घर को सर्च अभियान किया और सर्च के दौरान में कई डॉक्यूमेंट्स पाया गया और इस दौरान उन्होंने जब्त किया और जब्त करने के बाद आगे टीम रवाना हो चुकी है। अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि वो कुछ भी बोलने से इनकार है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बरामद होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस छापेमारी से कई आर्म्स तस्करों के बीच दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में, कुर्नी हो चाहे मुजफ्फरपुर का मिठनपुरा 3 कोठिया हो, बहलखाना रोड हो, साहेबगंज हो, सभी जगहों पर एनआई जिस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, अत्याधुनिक हथियार का मामला दर्ज, उन सभी पर जो है एनआईए की टीम ने केस दर्ज कर जो है वो तलाशी अभियान किया और डॉक्यूमेंट्स खंगालने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंजनाकोट गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी के भुरकुरवा घाट से एक अज्ञात गला कटी महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं इस मामले की जानकारी के बाद मौके पर मोतीपुर थाना की पुलिस पहुंच जख्मी महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया है। महिला का इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। घायल महिला कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन इशारे से कुछ बोलना चाहती है। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है और वहीं पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस उसे महिला की पहचान कर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये मोतीपुर में भरकुड़वा जो बांध है उसी के पास पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस उसको आगे भेजी भी है अच्छे इलाज के लिए। एसकेएमसीएच रेफ़र किया गया है और
सबसे बड़ी बात है कि उसकी पहचान नहीं हो पाई है, अज्ञात महिला है और वो इशारे से कुछ कुछ बताना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। उसके पास से एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, लेकिन वो आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वो उससे मैच नहीं करता है। लेकिन वो आधार कार्ड कांटी क्षेत्र के बरसिंडा गांव का है, उसमें जिक्र है। तो वो हम लोग कांटी थाना क्षेत्र से हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। इसका हर बिंदुओं पे अनुसंधान करके इसका उद्भेदन करेंगे। कैसी कंडीशन है अभी महिला की? वो अभी खतरे से बाहर बताई जाती है डॉक्टर साहब के द्वारा। पुलिस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है? पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। 8 साल से मुजफ्फरपुर का चंदवारा लकड़ी ढाई पुल का निर्माण फंसा हुआ है। अप्रोच पथ नहीं बनने की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अखाड़ा घाट में समानांतर पुल के निर्माण को लेकर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन यहां भी अतिक्रमण की वजह से काम शुरू नहीं हो रहा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि लकड़ी ढाई में फंड की कमी तो अखाड़ा घाट में विस्थापित लोगों को जगह मिलने की वजह से मामला फंसा हुआ है। डीएम ने दोनों पुल निर्माण में आ रही बाधा दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अखाड़ा घाट पुल के निर्माण के लिए जो जमीन ली जाएगी उस जमीन पर रहने वालों को 4-4 डिसिमल जमीन दी जाएगी, जिसमें 1 डिसिमल पर सड़क और 3 डिसिमल में मकान का निर्माण होगा। मकान बनाने में भी सहयोग किया जाएगा। डीएम ने अंचलाधिकारी को अविलंब स्थानीय लोगों और वार्ड मेंबर के सहयोग से झुग्गी झोपड़ी हटाने के साथ नई जगह तलाशने की जिम्मेवारी सौंपी है। बूढ़ी गंडक नदी पर चंदवारा में बने लकड़ी ढाई पुल चालू हो जाने से अखाड़ा घाट पुल का ट्रैफिक दबाव कम होगा। वहीं इससे अखाड़ा घाट पुल पर रोज रोज लगने वाले जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। लोगों को नदी पार आने जाने के लिए नया विकल्प मिलेगा। शहरी क्षेत्र से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जाने वाले लोगों को भी लाभ होगा। इस पुल के रास्ते जाम में फंसे बगैर सीधे 4 लेन पर पहुंचने के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अखाड़ा घाट पुल के समानांतर जो पुल है उसका काम शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर के हम लोगों की जो है तैयारियां चल रही हैं। बेसिकली पुल निर्माण निगम के सारे अभियंता लगे हुए हैं और उसमें कई लोग विस्थापित होंगे जो कुछ वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। सभी लोगों को हम लोग ज़मीन देंगे। इसमें मैं खुद गया था, लोगों से मेरी बात हुई है। सब लोग बहुत पॉजिटिव भी हैं। सब लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं कि उनको ज़मीन दे दी जाए ताकि वो शिफ्ट हो जाए। तो वो हम लोग ज़मीन देंगे, उनको प्रॉपर तरीके से विस्थापित करेंगे और उसका काम भी हम लोग तेज़ गति से शुरू करेंगे। जगह चिन्हित कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो वहाँ बेनिफिशरीज रह रहे हैं जिनको विस्थापित किया जाना है उनसे भी बात करके सहमति करके हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना पहुंचे एसएसपी राकेश कुमार ने थाने के सिरस्ता की रिकॉर्डिंग और केस स्थिति जाना। बीते 14 नवंबर को साहिबगंज के ब्लॉक परिसर में माधोपुर हजारी के पुष्कर सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले को लेकर उसके परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। एसएसपी ने पुष्कर हत्याकांड में परिजनों की गवाही भी ली और इस हत्याकांड के आईओ को कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन दिया। एसएसपी ने कहा कि जिन लोगों को नामजद किया गया था उन लोगों पर डायरेक्ट साक्ष्य नहीं आया, इसीलिए परिजनों का फर्द बयान लेना था। कहा कि इस मामले में जो भी सच होगा पुलिस वही करेगी। एक तो थाने के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो सरिस्ता के हैं, उनको देखने का एक उद्देश्य था हम लोगों का, और जो थाने में जो केस की पेंडेंसी है उसको भी हम लोगों के द्वारा देखा गया है। और कुछ दिन पहले यहाँ ब्लॉक के पास में एक हत्याकांड भी हुआ था 14 नवंबर को, तो उसमें भी कुछ लोगों से हम लोगों को गवाही भी लेनी थी और इन्वेस्टिगेशन में कुछ मार्गदर्शन भी देना था आईओ को। इन्हीं सब कार्यों को लेके यहाँ इस केस में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, अभी तक इसमें हम लोग एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली जो नामजद जिन लोगों के ऊपर हुआ था उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस आ नहीं पाया था, तो इसी में और फर्दर हम लोगों को पूछताछ करनी थी घर वालों से ताकि कुछ और साक्ष्य हम लोग इकट्ठे कर पाएँ। तो इसमें जैसा भी होगा बहुत ही जल्दी निर्णय होगा और पुलिस वही करेगी जो सच है। भाकपा माले मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय में पार्टी के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र की 26वीं स्मृति दिवस पर संकल्प सभा आयोजित की गई। माले नगर कमेटी सदस्य विनय वर्मा के द्वारा शहीद गीत और कॉमरेड विनोद मिश्र को श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले मुजफ्फरपुर नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की तथाकथित डबल इंजन सरकार के अन्याय बदलाव की ताकतों को कुचल देने और बिहार को पीछे धकेलने की साजिशों
के खिलाफ चौतरफा आंदोलनों को तेज करना है। यह संकल्प सभा लोगों के जीवन, जिंदगानी, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, सुरक्षित रोजगार, भूमि पर अधिकार, लाभकारी खेती जैसे बदलाव के एजेंडे को नई ऊर्जा देने के लिए आयोजित है। 9 मार्च को पटना में आयोजित बदलो बिहार महाजुटान को विभिन्न आंदोलनरत सामाजिक समूहों का एक साझा मंच बना देना है। उनकी गोलबंदी में अभी से एक एक कार्यकर्ता को लग जाना है। सभा को जिला सचिव कृष्ण मोहन, ललितेश मिश्र, प्रोफेसर मीरा ठाकुर, सचितानंद राय, शारदा देवी, प्रमिला देवी, असलम रहमानी, मोहम्मद शहनवाज सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। आज कॉमरेड विनोद मिश्रा के 26वीं स्मृति दिवस पर भाकपा माले नगर कमेटी का ये कार्यकर्ता कन्वेंशन आज बुलाया गया है। आज हम लोगों ने कॉमरेड वीएम को श्रद्धांजलि दी है, शहीद गीत प्रस्तुत हुआ है और उसके जरिए जो कॉमरेड वीएम का जो सपना था, कॉमरेड विनोद मिश्रा ने जो सपना देखा था कि बेहतर भारत और बेहतर देश निर्माण को लेकर, आज उन तमाम सवालों पर हमारे इस कार्यकर्ता कन्वेंशन में जो कि बातें हुई हैं। और हम लोगों ने अभी इस साल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना का शताब्दी वर्ष पूरे हो रहा है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और ये 2025 जो है कि आ रहा है। तो 26 दिसंबर को जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इस देश के अंदर में हुई, हम लोग बड़े पैमाने पर शताब्दी वर्ष का आयोजन करने जा रहे हैं पार्टी के बैनर तले। उसके बाद हम लोग जनवरी में 17 जनवरी को हम लोग यहाँ पर 4 जिलों का, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, मतलब प्रमंडल जो स्तर का जो है 19 जनवरी को हम लोग एक बदलो बिहार समागम करने जा रहे हैं। इस बदलो बिहार समागम का मतलब है कि बिहार में वो तमाम ताकतें जो बिहार में बदलाव और विकास को लेकर संघर्ष कर रही है, अपने रोजगार को लेकर संघर्ष कर रही है, वो तमाम जमात, चाहे आशा हो, जीविका हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, ये तमाम लोग उस समागम में, इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और ये तमाम लोग उस समागम में शामिल होंगे और अपने अपने सवालों पर वो यहाँ पर बातों को रखेंगे और उसको लेकर हम लोग जो है कि आगे आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। और नगर कमेटी के इस कार्यकर्ता कन्वेंशन में ये बात भी तय होगा कि आगामी 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर पहुँच रहे हैं। हम लोगों ने विगत दिनों हक दो वादा निभाओ के तहत शहर में हम लोगों ने एक अभियान चलाकर भूमिहीन जो गरीब परिवार हैं और गरीब जो परिवार हैं उनका हम लोगों ने ज़मीन के लिए और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो 2 लाख रुपए मिलता है उससे संबंधित जो है हम लोगों ने मुसहरी अंचल कार्यालय पर 3200 आवेदन जमा करवाए, लेकिन उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। ये तो हम लोग जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोग वो 3200 लोगों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भेजेंगे कि आखिर क्या प्रगति है। हम लोगों ने आवेदन दिए, मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि हम गरीबों को 5 डिसमिल भूमिहीन गरीबों को ज़मीन देंगे करके। आप ज़मीन का आवेदन देने के बाद भी आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं। और शहर के अंदर यहाँ तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा को अधिकारी लोग एकदम बिल्कुल ये प्रण करके बैठा हुआ है कि मुख्यमंत्री की घोषणा का बिल्कुल अवहेलना करना है और नहीं मानना है, क्योंकि आप पुल बनाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बात कहते हैं कि आपका ये घोषणा है कि हम गरीबों को पहले बसाएंगे फिर उजारेंगे, तो फिर इस काम को आपका जिलाधिकारी क्यों नहीं करता? इस काम को आपका अंचलाधिकारी क्यों नहीं करता है? इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री के वो जो सभा है, उस मुख्यमंत्री के जो प्रगति सभा है, अगर इधर ये पूरे उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई अगर हुआ तो हम लोग उस पूरे 3200 लोगों को, और उसमें ज़्यादातर सब महिलाएं एप्लीकेंट हैं, उन तमाम एप्लीकेंट को वो आवेदन के साथ हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस जनसभा में भेजने का काम करेंगे। महिलाएं जाकर वहां पर पूछेंगी मुख्यमंत्री जी से कि आप जरा प्रगति बतला दीजिए कि हम लोगों ने इतने दिन पहले आवेदन दिया, लेकिन इन आवेदनों पर आपका जो है कि पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है, बिल्कुल कान में तेल डाल के जो सोया हुआ रहता है। इन तमाम सवालों को लेकर ये आज का हम लोग का पार्टी का नगर का कार्यकर्ता सम्मेलन। मनरेगा में काम लंबित भुगतान और जॉब कार्ड निर्गत करने की मांग को लेकर बुधवार को मनरेगा मजदूरों ने मनरेगा वॉच बिहार के बैनर तले मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। मजदूरों का कहना है कि ज्यादातर काम मजदूरों के बजाय मशीनों से ली जा रही है। जो काम मिलता भी है
तो उसका भुगतान समय पर नहीं होता है। वर्षों से मजदूरों की मजदूरी लंबित है जिसका भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा मजदूरों को नया जॉब कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा रहा है। धरना को संबोधित करते हुए मनरेगा वॉच के कोऑर्डिनेटर संजय सैनी ने बताया कि 4-5 महीने पहले भी हम लोगों ने धरना दिया था। उस समय हमारे आधे अधूरे मांगों को मानकर धरना समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी धरना समाप्त नहीं होगा। मांग लेके आए हैं 3 मांग, जैसे जॉब कार्ड, दूसरा काम नहीं मिल रहा है, तीसरा बकाया राशि नहीं मिला है अभी तक। साल में 100 दिन का काम मिलना है पर 100 दिन नहीं मिलकर 10-15 दिन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा घूसखोरी चल रहा है, ज़्यादा जेपीसी टेलर से होता है। हम लोग मजदूर बैठे हुए हैं, इसीलिए अनिश्चितकालीन धरना पर है। जब तक हमको काम नहीं मिलेगा सभी पंचायत या ब्लॉक, तब तक धरना पर बैठे रहेंगे। चूल्हा चौकी बर्तन बासन सब है, खाना यहीं बनाएंगे, यहीं रहेंगे। और नहीं मांगे पूरा होने पर हम लोग बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी सभी लेके आएंगे। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है गांव में, बहुत बुरा हाल है गांव के लोगों को। और नरेगा तो मजदूर के लिए है, 100 दिन काम मिलने की गारंटी है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग काफ़ी दिन इंतज़ार किए हैं, डीएम को, डीडीसी को, सभी को हम लोग बताए हैं, तब भी हम लोगों को काम नहीं मिला गांव में। तो अलग अलग ब्लॉक से आज यहाँ पे आके मजदूर लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। हमारा मांग है, मुख्य रूप से 3 मांग है, मनरेगा में काम, लंबित भुगतान और जॉब कार्ड। जब तक ये तीनों मांगे पूरा नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा। बिल्कुल, हर घर से आटा चावल भी आया है, चूल्हा चौका आया है, जलावन आया है, पुआल आया है, बिस्तर आया है। रात और दिन यहीं पे डटेंगे हम लोग, रात दिन रहेंगे। जब तक तीनों मांग पूरा नहीं होगा धरना जारी रहेगा। इससे पहले भी आप धरना दिए थे, जो मांग के लिए हम बैठे थे उसमें आधा अधूरा मांग पूरा किया गया था, उसके बाद आश्वासन दिया गया, फिर भी वो पूरा नहीं किया। अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वापस हम लोग आए हैं इसीलिए। ढांढन सती डीडा गेला माता के रजत जयंती वसंतोत्सव पर दादी जी की छवि व दिव्य ज्योत रथ मंगलवार को देर शाम शहर पहुंचा। यहां भक्तों ने गाजे बाजे व पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। ये 47 दिवसीय यात्रा 11 दिसंबर को ढांढन राजस्थान से निकली थी, जो पूरे भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से होते हुए शहर पहुंची है। यह 23 जनवरी को पुनः ढांढन पहुंचेगी, जहां बड़े ही धूमधाम से 25वां वसंतोत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में दादी का दिव्य रथ पटना से चलकर देर शाम नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचा। यहां रथ का गाजे बाजे एवं पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। शाम से दादी जी का अद्भुत दरबार सजाया गया। उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, ज्योत जगाई गई और आरती उतारकर पहले दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं आज प्रातः में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर पहुंची। तत्पश्चात रथ को भक्तों द्वारा दरभंगा के लिए प्रस्थान किया गया। मौके पर अभय भरतिया, जीत भरतिया, त्रिशा भरतिया, शालू भरतिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ढांढन सती दादी का ढांढन राजस्थान से ये जो 41 दिन के लिए पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए आज 6वां ठहराव मुजफ्फरपुर में हुआ है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में इसके पहले बसंतोत्सव हो चुका है, इसलिए यहाँ रात्रि विश्राम भी है इन लोगों का। एक बस में 40 लोग आए हुए हैं और 10 लोग रथ के साथ में दादी का जो श्रृंगार किया हुआ है उसके साथ आए हुए हैं। इन लोगों को भजन कीर्तन का आयोजन है, दादी का ज्योत का आयोजन है और प्रसाद का आयोजन है। यहाँ से बस कहाँ की ओर प्रस्थान करेगी? यहाँ से बस के लिए 11 बजे यहाँ से सुबह हम लोग का सुबह 9 बजे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अन्नपूर्णा मंदिर तक प्रोसेसन शोभा यात्रा जाएगी और वहाँ शोभा यात्रा खत्म होने के बाद में वो लोग कुछ हल्का चाय लेकर के दरभंगा के लिए वो लोग विदा हो जाएंगे। कविवर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदी में स्मृति पर्व मनाते हुए विचार गोष्ठी सह काव्य पाठ का आयोजन किया गया। उपस्थित जनों ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि हिंदी कविता की महत्वपूर्ण धारा स्वच्छंदतावाद के महत्वपूर्ण कवि ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की रचनात्मक प्रतिभा बहुआयामी थी। वे समाजवादी विचारधारा और चिंतन के एक ऐसे साहित्यकार थे जिनका विश्वास सक्रिय समाज सेवा के साथ ही
पराक्रमी लेखन में रहा। राष्ट्र, समाज, प्रकृति, जीवन, परंपरा और संस्कृति उनके काव्य के मूल भाव और केंद्र हैं। मौके पर शुभ नारायण शुभंकर, डॉक्टर केशव किशोर कनक, डॉक्टर अनु, डॉक्टर सोनी सुमन, आलोक कुमार, प्रणय कुमार, राकेश कुमार, ब्रजभूषण शर्मा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह जी के संबंध में मैं यही कह सकता हूं कि एक साथ राजनीतिक चेतना, साहित्यिक चेतना और सामाजिक चेतना की त्रिवेणी उनके व्यक्तित्व में प्रवाहित हो रही थी, जिन्हें स्मरण करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मानो कि हम सभी कुंभ के दर्शन में उपस्थित हैं, उसमें स्नान करने के लिए उपस्थित हैं और उनको नमन करता हुआ मैं उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करूँ। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के एक महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर स्मरण पर्व के रूप में यह आयोजन है और यह स्मरण पूर्व रचनात्मक मूल्यांकन के लिए काव्य पाठ उस अपने पूर्वज को सुनाने के लिए जिनकी भाषा की ताकत आज भी हमारी भाषा को सही दिशा देने में सामर्थ्यवान है और साथ ही साथ जिनसे हम अपने भाव की दिशा भी तय कर सकते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह राष्ट्रीय चेतना के, लेकिन प्रकृति से तनिक भी विमुख नहीं, ग्राम्य भाव को और विराट सामाजिकता को जीने वाले समाजवादी विचारधारा और चिंतन के ऐसे कवि रचनाकार हैं जो केवल कविता और गीत में ही नहीं बल्कि गद्य में भी जब कभी भी उन्होंने लेखन किया वह अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा। वे नकेनवाद के अग्रणी कवि केसरी कुमार के प्रिय रहे, हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रिय रहे और आदरणीय रहे हिंदी नवगीत के प्रवर्तक कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह के भी। ऐसे ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह परंपरा के वैभव को भी अपनी कविता में उकेरते हैं और साथ ही साथ अपने समय के साथ संवाद करते हुए आने वाली पीढ़ी को किस सांस्कृतिक दिशा की ओर अभियान करना चाहिए, यह भी उनकी रचना। कई ऐसे कार्य हो रहे हैं लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। उनके सपने को पूरा करने के लिए ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह जैसे युवा आगे बढ़कर तो गए थे, लेकिन समाज और अपने यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसने भरपूर सहयोग नहीं किया, इसलिए कहीं न कहीं से कदम कमज़ोर हुआ और वह स्थगित भी हो गया। बागमती कॉलेज सपने अधूरे रह गए, लेकिन ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह रुकने वाले नहीं थे। वे एक प्राध्यापक के रूप में, छात्र प्रिय प्राध्यापक के रूप में, लोकप्रिय शिष्य के रूप में जिनको गुरुओं का स्नेह भाव भी मिला और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के साथ शांति निकेतन यात्रा पर गए थे तो वहाँ उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और लौटने के बाद जो बृहद संस्मरण लिखा उसका प्रकाशन रामदयालु सिंह महाविद्यालय पत्रिका में हुआ था, जिसकी व्यापक चर्चा हुई और आज भी उस संस्मरण का उल्लेख संस्मरण साहित्य के अंतर्गत किया जाता है। मुजफ्फरपुर शहर के हरिसभा चौक स्थित LLB कॉन्टिनेंटल स्थित चौथे फ्लोर पर रॉयल स्नूकर क्लब में 4 दिवसीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिले के अलावा उत्तर बिहार के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कई राउंड शुरू हुआ। शुक्रवार को प्रतिभागियों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। स्नूकर क्लब के संचालक अली अल्तमश ने बताया कि स्नूकर के प्रथम विजेता को 11,000, द्वितीय को 5100 और तृतीय को 2100 रुपये नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें ट्रॉफी व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर खिलाड़ी व उनके अभिभावक गण मौजूद थे। नॉर्थ बिहार का फर्स्ट रॉयल स्नूकर के तरफ से स्नूकर का ये चैंपियनशिप का ये आज पहला दिन था, जो कि 4 दिन तक होने वाला है। 17, 18, 19 और 20 तारीख को इसका ग्रैंड फाइनल होने वाला है, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री रंजन कुमार जी जो द पार्क के ऑनर भी हैं और मुजफ्फरपुर के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे बिहार स्टेट बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री श्यामल शर्मा जी वो आ रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर में, और अनिल कुमार सिंह जो एक्स पुलिस से रिटायर है वो आ रहे हैं। और खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। जी इस प्रतियोगिता में जो भी प्लेयर पार्टिसिपेट ले रहे हैं उन सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो विनर होंगे फर्स्ट उन्हें प्राइज़ मिलेगा 11,000 रुपया,
और जो रनर होंगे उन्हें 5100 रुपया मिलेगा, और जो सेमीफाइनल में जा रहे हैं 2 प्लेयर उन्हें 2100 रुपया मिलेगा, और हाईएस्ट ब्रेक जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे किसी एक मैच में पूरे टूर्नामेंट में उन्हें 1100 रुपया प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट सारे प्लेयर्स को दिया जाएगा, विनर, रनर, सेमीफाइनलिस्ट एंड हाईएस्ट ब्रेक। प्लेयर्स जो है वो यहीं के रहेंगे, बाहर से भी कोई प्लेयर जो भी हैं सारे मुजफ्फरपुर के हैं, और नॉर्थ बिहार जोन का ये हम लोग आज चैम्पियनशिप, ये हमारा फर्स्ट नॉर्थ बिहार का पहला चैम्पियनशिप है जो रॉयल स्नूकर क्लब के ज़रिए स्टार्ट हुआ है। कहाँ लोकेशन है आपका? ये हमारा लोकेशन हुआ LB कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, बाटा शोरूम के ऊपर, हरीशवा चौक, कल्याणी रोड। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित पारस महल में डिज्नीलैंड मेला दुबई कार्निवल मेला का शुभारंभ हो गया। MLC बंसीधर ब्रजवासी, भाजपा नेत्री ममता रानी और पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर मेला का उद्घाटन किया। डिज्नीलैंड मेले में वर्ल्ड क्लास के झूले लगाए गए हैं। कई प्रकार के देशी और विदेशी झूले एक ही ग्राउंड में लगाए गए हैं, जिसमें टावर झूला, मेरी कोलंबस, ड्रैगन ज्वाइंट, व्हील ब्रेक डांस झूला, ऑक्टोपस झूला मौजूद है। यह मेला रोजाना शाम दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। मेला 40 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर MLC बंसीधर ब्रजवासी ने कहा कि लोग घूमने फिरने का शौक रखते हैं, ऐसे में मुजफ्फरपुर में ही डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को अपने बच्चों और परिवारों के संग घूमने का मौका मिलेगा। मनोरंजन के कई माध्यम होते हैं। इन माध्यमों में मेला का जो मनोरंजन है वह बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन है। मेले में लोग अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, उसमें छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्गों तक के लिए मनोरंजन का पर्याप्त साधन उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि जीवन का जो अल्टीमेट पर्पस है, वो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी। जीवन का जो अल्टीमेट पर्पस है वह खुश होना है, और मैं समझता हूं यह खुशी मेले में ही मिल सकती है। इसलिए डिज्नीलैंड मेले का जो आयोजन हो रहा है, यह मुजफ्फरपुर के तमाम लोगों के लिए उनको खुशी प्रदान करने वाला एक माध्यम है। मैं समझता हूं कि सभी लोग इसमें आएँ, आनंदित हों और मेले का आनंद लें, और सभी लोगों को यहाँ पर्याप्त खुशियाँ मिले, मेरी शुभकामना। जी, क्या कहेंगे, उद्घाटन हुआ? मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान है। मेला बहुत ज़माने से बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, युवतियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, और मेला में सभी उम्र के, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। चाहे खान पान हो, नृत्य संगीत हो, झूले की बहारें हो, वह सब इकट्ठे एक प्रांगण में मिल जाता है। तो हमारे स्वस्थ मस्तिष्क के लिए मेले जैसे आयोजन में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, इसका आनंद उठाना चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर वासियों को यही संदेश दूंगी कि मेला में जरूर पधारें, परिवार सहित पधारें और अपने जीवन के चंद छंद खुशियों में बिताएं, मेले का आनंद। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, पिछले साल भी ये मेला लगी थी, डिज्नीलैंड मेला, जो काफ़ी यहाँ के लोगों को अच्छे लगा। यहाँ पर तरह तरह की सुविधाएं, झूला सब है। इस बार नया बुर्ज खलीफा नाम का एक ये झूला आया है, वहाँ पर हमारे अंदर बहुत अच्छा चीज़ है। लोगों को इसमें आना चाहिए। मेला में तो खैर अभी तो उत्साह का चीज़ होता है, बच्चे लोग यहाँ के बहुत खुश रहते हैं, आते हैं यहाँ पर, और हम शुभकामना देते हैं रोहन जी को। मुजफ्फरपुर शहरवासियों को पहले हम नमस्कार करेंगे। यहाँ का लोकेशन है मुजफ्फरपुर पारस महल कैंपस, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा रोड, जो लक्ष्मी माता मंदिर के जस्ट पीछे है। और डिज्नीलैंड तो बहुत बार लगा है मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे लगे हैं और बार बार लगे हैं। इस बार बहुत नए तरीके से डिज्नीलैंड लाए हम लोग, जो दुबई थीम कार्निवाल के साथ है, दुबई के थीम पर है। दुबई बुर्ज खलीफा आपको देखने मिलेगा, ट्विंस टावर मिलेगा, एलफिल टावर मिलेगा, बहुत सारे ऐसे नए नए अजूबा चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो आपको मुजफ्फरपुर में पहली बार है। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से एक बार आग्रह करेंगे कि आपके शहर में दुबई, आपको जाने की जरूरत नहीं है, दुबई आपके शहर में आया है, इसलिए आप एक बार इस मेले में आकर दुबई का मजा जरूर लें। लक्ष्मी चौक पर लोग आए? जी, लक्ष्मी चौक पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रोहन जायसवाल, मेला प्रबंधक। कितने दिन का मेला है लगभग? ये मेला 40 दिन का है, 18 दिसंबर से 27 जनवरी तक। क्या टाइम टेबल है? टाइमिंग है इसका दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर गौशाला परिसर में बुधवार से श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह शुरू हुआ। सर्वप्रथम वृंदावन से पधारे 108 भूदेव आचार्यों ने 108 यजमानों के साथ प्रातःकाल में श्रीमद् भागवत पोथी पूजन संकल्प सहित करवाया। ऐसा विहंगम दृश्य अपने आप में विलक्षण एवं मंत्रमुग्ध करने वाला था। उसके बाद आचार्यों ने सभी यजमानों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का पारायण शुरू किया। कथा के मुख्य यजमान मंजू सिंघानिया, पवन सिंघानिया, निकिता सिंघानिया, शुभम सिंघानिया, दीपिका सिंघानिया, राजेश अग्रवाल, नेहा खेतान और सुरेश खेतान ने प्रधान वेदी पर सभी देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन किया। तत्पश्चात आचार्य ब्रजेश जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य पर प्रकाश डाला और सभी जीवों की मुक्ति श्रीमद् भागवत के पारायण से निश्चित है, ऐसा उपदेश दिया। मौके पर पुरुषोत्तम पुदार, कृष्ण मुरारी भरतिया, कन्हैया जलान, अंबिका ढंडारिया, संजय परशुराम का, मनोज केजरीवाल, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, मंत्री गोपाल भरतिया समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, ये कथा 140 वर्ष के बाद आपके पीछे भागवत की पोथी रखी हुई है। 108 जजमान के द्वारा भागवत का स्वचर 9 बजे से 12 बजे तक होता है और 40 साल के बाद में मुजफ्फरपुर धरती में हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। और निश्चित रूप से इससे फल ये है कि जो लोग सुनेंगे, जो आएंगे, जो इसमें भाग लेंगे, उनकी सारी इच्छा की पूर्ति होगी। और इसलिए इसका भागवत का बहुत महत्व है। सुनने से, देखने से और श्रवण करने से बहुत लाभ होता है। और 40 साल बाद 108 भागवत एक साथ बैठने का सौभाग्य गौशाला के द्वारा किया गया है, जो मुजफ्फरपुर जनता को दिया जा रहा है। मैं पुरुषोत्तम पोद्दार, गौशाला का उपाध्यक्ष। कितना दिन चलेगा? 24 तक चलेगा। कथावाचक आए हुए हैं कौन है? ये वृंदावन से आए हुए हैं, ब्रजेश जी महाराज इनका नाम है। और इस शहर में तीसरी बार आए हैं। इतने लोकप्रिय हैं। एक बार रानी सती मंदिर में, एक बार गौशाला के पास तिवारी जी की होटल में, अब पुनः यहाँ। इतने लोकप्रिय है कि लोग चाहते हैं कि आते रहे, सुनते रहे, मन ही नहीं भरता लोग। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।